हेलो बच्चों। चलो बच्चों, सब लोगों का स्वागत है आज की अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। देखो, हम लोगों ने विलयन चैप्टर फिनिश कर लिया था, फिर इसके बाद में हम लोगों ने ठोस अवस्था चैप्टर भी फिनिश कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जो कि तीसरे नंबर पे है। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग विद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है विद्युत रसायन, यानी कुछ विद्युत और रसायन का कुछ इंटरेक्शन इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो देखो, विद्युत रसायन देखो क्या है कि एक विद्युत रसायन की शाखा है जिसमें हम लोगों को अध्ययन करना होता है विद्युत और रसायन, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते कैसे हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते कैसे हैं, साथ ही विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में क्या संबंध है, इन बातों का अध्ययन हम विद्युत रसायन में करते हैं। तो अगर तुमसे पूछ ले कोई कि भाई विद्युत रसायन क्या होती है, बताइए भाई, तो बता सकते हो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य परस्पर रूपांतरण और विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाती है। तो कोई दिक्कत? विद्युत रसायन क्या है? विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बारे में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के बारे में, साथ ही विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में संबंध क्या है, इन बातों का अध्ययन करते हैं हम विद्युत रसायन में। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, विद्युत रसायन यानी कि विद्युत का रसायन, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, यह घटना तो सेल में होती है, तो हमें सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो सेल कहेंगे तो कम सही रहेगा, क्योंकि सेल तो हमारी बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, इनको भी सेल कहते हैं। तो हम सेल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे विद्युत सेल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सेल। ये विद्युत सेल है क्या? तो बड़ा सरल सा है कि ऐसा कोई निकाय जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो, उसको हम कहते हैं विद्युत सेल। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे गौर करिए, ये जो तुम्हारे सेल होते हैं, जो रिमोट में पड़ा होता है, जो घड़ी में पड़ा होता है, जो रेडियो में पड़ा होता है, टार्च में पड़ा होता है, ये जो सेल होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके अंदर रसायन भरा होता है, उस रसायन की वजह से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है और उस विद्युत ऊर्जा से हम क्या करते हैं? रेडियो चलाते हैं, रिमोट चलाते हैं, घड़ी चलाते हैं ना। और दूसरा होता है सिर्फ, जैसे कि हमारे मोबाइल की बैटरी है और हमारा इन्वर्टर की बैटरी है। तो ये सब बैटरी का क्या काम है? इसको हम पहले विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? उसमें विद्युत अपघटन की घटना होती है और क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा बनके तैयार हो जाती है। इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम फिर से विद्युत ऊर्जा में बदलकर कर लेते हैं। बाद में क्या होता है? बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। अब चार्ज बैटरी से हम बल्ब भी जला सकते हैं, हम टीवी भी चला सकते हैं, ठीक, और हम क्या कर सकते हैं? पंखा भी चला सकते हैं। तो ये क्या होता है? एक बैटरी जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है और एक बैटरी क्या है? जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो बैटरी क्या है? सब सेल है। तो यही है वैद्युत सेल या विद्युत सेल, यानी कि वह निकाय, ऐसी युक्ति या वह निकाय जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, हम उसे बोलते हैं विद्युत सेल। तो विद्युत सेल समझ में आ गया। ये जो वैद्युत सेल होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। वैद्युत सेल हो गए हमारे दो प्रकार के, यहां पे लिख सकते हैं
ये तो पहली बात हो गई, आराम से पुश करके वीडियो को परिभाषा अपना समझ सकते हो। दूसरी बात क्या हो गई, विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल के प्रकार, तो अगर पूछे कोई कि भैया विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम बता सकते हो कि विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। बाकी तो विद्युत सेल के बारे में जब डिटेल से पढ़ोगे फिजिक्स में 9th क्लास में, तो फिर और डिटेल से बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जितने की आवश्यकता उतना पढ़ते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल के प्रकार, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो हो गया तुम्हारा विद्युत अपघटनी सेल, आई बात समझ में। दूसरा हो गया तुम्हारा, दूसरा विद्युत रासायनिक सेल। कोई दिक्कत? अब अगर चाहो तो एक चीज और समझ सकते हो, इसका एक और नाम है अथवा, इसको हम गैल्वेनी, गैल्वेनी सेल, या इसी को हम वोल्टीय, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसको हम गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लुइगी गैल्वानी और एलसेंड्रो वोल्टा, एलसेंड्रो वोल्टा, सेंट्रो, चलो ये लगाओ सेंड्रो, अरे यार गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, एल सेंड्रो वोल्टा, और इसके बाद में वही लुइगी, लुइगी गैल्वानी, गैल्वानी। ये दो साइंटिस्ट हैं, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही विद्युत रासायनिक सेल की खोज की थी, और इसी वजह से इस विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण है डेनियल सेल, जिसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, डेनियल सेल। ठीक, तो चलो पहले समझते हैं ये विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उनको हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ पे सेल भी बना के समझ लेते हैं। देखो ये ऐसा, यहाँ पे ये एक चैम्बर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। चलो एक को हमने प्लस माना तो ये हो गया तुम्हारा एनोड, एक को हमने माइनस माना तो ये हो गया कैथोड, और इसके अंदर भर दिया क्या, कोई भी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का विलयन, वैद्युत अपघट्य का विलयन इसमें हमने क्या किया, भर दिया। अब जानते हो क्या होता है वैद्युत अपघट्य का विलयन? जैसे मान लेते हैं वैद्युत अपघट्य है ZnSO4, ठीक। इसको जब जल में घोलोगे तो ये Zn डबल प्लस और SO4 डबल माइनस में टूट जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं? तो जब वैद्युत अपघट्य का विलयन बनाया जाएगा, इसको जल में घोला जाएगा, तो आर्हेनियस ने अपने वियोजन, विद्युत वियोजन सिद्धांत में क्या बताया था कि विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तो वह 2 प्रकार के आयनों में टूट जाता है। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से इस विलयन में उपस्थित होगा। तो देखो ऐसे कुछ कर देते हैं, ये विलयन भर दिया, लेकिन विलयन में क्या होगा, ये प्लस वाला और ये SO4 माइनस वाला इसी आयन के रूप में तो होंगे, SO4 माइनस, Zn डबल प्लस, खूब सारे होंगे अलग अलग। हम क्या करते हैं, इसको चलो प्लस से और इसको माइनस से डिनोट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्लस के, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
खूब सारे माइनस प्लस इस पूरे विलयन में उपलब्ध है। हमने क्या किया, इसको विद्युत स्रोत से जोड़ा, वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित की। जब वैद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या हुआ, इसके अंदर विद्युत अपघटन की घटना प्रारंभ हो गई। विद्युत अपघटन का मतलब क्या है, जब हम इसमें प्लस का करंट देंगे, धन ध्रुव इसको बनाएंगे, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे धनात्मक, तो क्या होगा, जितने भी ऋण वाले होंगे वो सब इसके चारों तरफ एकत्र हो जाएंगे। जितने भी ऋण वाले होंगे वो सब यहाँ पे एकत्र हो जाएंगे, और जितने धन वाले होंगे वो सब इस माइनस वाले, यहाँ पे माइनस का चार्ज होगा तो माइनस वाले सारे के सारे यहाँ पे एकत्र हो जाएंगे। तो ये घटना कहलाएगी वैद्युत अपघटन। अब जैसे ये सब एकत्र हो गए, बैटरी चार्ज हो गई। अब हमें पता चला रेडियो बजाना है या टीवी चलाना, पंखा चलाना है, तो ये पंखा बैटरी वाला लेके आओ, चिमटी लगा दो। जब लगाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, चलने लगेगा। तो चलने पे क्या होगा, ये जो आवेश आयनों के पास है, ये अपना आवेश इलेक्ट्रॉनों को देंगे। अब वो क्या करेंगे, वो सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो सब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और जाके क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये अपना आवेश क्षण को दे देंगे और वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जो अपना आवेश दे देगा वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, वो फिर से विलयन में आके टहलने लगेगा फ्री। फिर दोबारा बैटरी चार्ज करेंगे, फिर ये आवेशित होंगे, फिर कोई चीज चलाएंगे, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसे जो सेल होते हैं इनको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो कोई दिक्कत, तो ये जो सीसा संचायक सेल है, ये हमारे इन्वर्टर की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, ये जितनी भी बैटरी हैं ये सब विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण है। फिर इसके बाद में दूसरा देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि जिनको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। क्यों गैल्वेनिक सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज लुइगी गैल्वानी ने की थी, इस वजह से उन्हीं के नाम पर इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। साथ ही कोई कोई इसको वोल्टी सेल भी कहता है। तो वोल्टी सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एलेसेंड्रो वोल्टा ने भी इसकी खोज की थी, यानी कि दोनों लोगों ने मिलकर खोज की थी, तो इनके नाम पर भी इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो चाहे गैल्वेनिक सेल कहते हो चाहे वोल्टीय सेल कहते हो, दोनों का मतलब सेम। और इसका एक उदाहरण है डेनियल सेल। तो हमको इस डेनियल सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो चलो पढ़ लेते हैं पहले विद्युत रासायनिक सेल। वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसका एग्जांपल है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो फिर आ जाओ डेनियल सेल के बारे में। तो चलो यहाँ पे हम जान लेते हैं ये डेनियल सेल क्या है। डेनियल सेल ये भी एक विशेष प्रकार का सेल है। इस चैप्टर में तो हमें इसी सेल के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड है, देखो एक ये और एक ये दो इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, यहाँ पे धातु की छड़ ले लें, कोई सी भी धातु की छड़ ले सकते हैं। चलो हमने जिंक धातु की छड़ ली, जिंक धातु की छड़, ठीक। और यहाँ पे विलयन ले लिया एक, ये विलयन ले लिया। किसका विलयन लिया, चलो हम लोग ले लेते हैं ZnSO4 का विलयन। ZnS मतलब जिस धातु की छड़ लेंगे उसी धातु के लवण का विलयन लेंगे। तो ये देखो डूब गया तो ये बन गया इलेक्ट्रोड, तो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। दूसरा एक और इलेक्ट्रोड लेते हैं, यहाँ पे हमने दूसरी धातु ले ली। चलो हमने यहाँ पे ले लिया कापर, कापर धातु की छड़ ले ली हमने। तो कापर धातु की छड़ लिया तो इसी के लवण का विलयन भी ले लेंगे। तो चलो इसी के लवण का विलयन भी ले लिया ये। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा जिंक। तो यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, इसमें जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोए हुए हैं। और यहाँ पे एक कापर धातु की छड़ हो गई जिसको हमने कापर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कापर सल्फेट CuSO4 का विलयन, CuSO4 का विलयन, ये कापर सल्फेट का यहाँ पे विलयन ले लिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को
एक तार के माध्यम से, यहाँ पे चलो एक कुंजी लगा देते हैं ये, और यहाँ पे लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर, और यहाँ पे ये, इन दोनों को तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये एक ब्रिज लगा है, इसको हम ब्रिज बोलते हैं, सेतु बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेतु। कौन सा सेतु? इसको बोलते हैं हम लवण सेतु, या बोलते हैं इसको साल्ट ब्रिज, इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक, इसमें होता क्या है, ये देखो यहाँ पे छिद्र युक्त, यहाँ पे कैप लगी होती है, ढक्कन लगा होता है, यहाँ पे भी छिद्र युक्त ये ढक्कन लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद इसके अंदर विलयन भर देते हैं। कौन सा विलयन भरते हैं? यहां पे भरते हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य। किसका विलयन? एक तो यहां पे भरते हैं अक्रिय वैद्युत अपघट्य, अक्रिय वैद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। साथ ही दूसरी चीज, इसमें पॉलीसैकेराइड का पेस्ट भर देते हैं, पॉलीसैकेराइड का पेस्ट। इसके अंदर दो चीजें भरी हुई हैं, एक अक्रिय वैद्युत अपघट्य और दूसरा पॉलीसैकेराइड का पेस्ट। ये दो चीजें इस लवण सेतु में भरी होती हैं। अक्रिय वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या कि वैद्युत अपघट्य, अक्रिय मतलब क्या? तो वैद्युत अपघट्य वो होता है जिसमें आयन होते हैं, जब जल में विलयन बनाते हैं उसका तो आयन हो जाते हैं। ये आयन यहाँ पे जब होंगे तो ये आयन अब इधर उधर हर जगह पे गति करते हुए चले जाएंगे। ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है आयनों के बीच में, उसमें ये भी आयन आके भाग ले सकते हैं। लेकिन हमको ऐसा विद्युत अपघट्य लेना है कि जिसके आयन इस रासायनिक क्रिया में भाग न लें, तो ऐसे वैद्युत अपघट्य को हम कहते हैं अक्रिय वैद्युत अपघट्य। आई बात समझ में? दूसरा, पॉलीसैकेराइड का पेस्ट। तो अगर एक अगर नाम का पदार्थ होता है जो शैवालों से प्राप्त होता है, पॉलीसैकेराइड है वो, उसका पेस्ट यहाँ पे इसके साथ में मिला के इसके अंदर भरा जाता है। तो ये इसको बोलते हैं लवण सेतु। यहाँ पे हम कोई सा भी विलयन यहाँ पे हम भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा KNO3, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट यानी कि NH4NO3, या यहाँ पे KCl। ये कोई भी अक्रिय वैद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत? तो चलो यहाँ पे कोई भी विद्युत अपघट्य चाहे जो ले लो, चाहे यहाँ पे पॉलीसैकेराइड में अगर का पेस्ट यहाँ पे ले लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अब जब इतना पूरा सिस्टम बना दोगे तो देखो पूरा सेल बनके तैयार हो गया, पूरा सेल बनके तैयार हो गया। इस सेल में क्या है? दो इलेक्ट्रोड हैं जो एक दूसरे से वोल्ट मीटर के द्वारा जुड़े हुए हैं। साथ ही लवण सेतु के माध्यम से भी दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े हैं। जब ये जुड़ के तैयार हुए तो क्या हुआ? इसमें एक प्रक्रिया चालू हो गई, एक घटना होने लगी। क्या घटना होने लगी? घटना यह होने लगी कि ये जो जिंक धातु के कण हैं, मतलब जिंक धातु की छड़ है, तो जिंक धातु की छड़ परमाणु से मिलकर तो बनी होगी। तो जिंक धातु के जो परमाणु होंगे वो क्या करेंगे? ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और Zn++ बनाएंगे, ऐसा काम करेंगे। इसके जो कण हैं वो क्या करेंगे? वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और धनायन के रूप में विलयन में जाने लगेंगे। तो एक तो ये प्रक्रिया होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया और खुद चला गया, तो माइनस का चार्ज।
और अगर माइनस का चार्ज हो गया तो इसको हम बोलेंगे ऋण ध्रुव। ऋण ध्रुव, लेकिन ऋण ध्रुव को हम क्या बोलते हैं? कैथोड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको कैथोड नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसको देखो ऋण वाले को कैथोड कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कैथोड नहीं कहेंगे, ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, जब कोई तत्व धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो ऐसी घटना को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिधर ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, यानी कि एनोड क्रिया है। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड। ठीक, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे स्टार्ट होता है? ओ से। और एनोड कहां से स्टार्ट होता है? ए से। और वो और ए क्या है? दोनों है वॉवेल। तो यहाँ पे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन तो मतलब एनोड। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो विलयन में उपस्थित जो कापर जो है, वो कापर क्या है? कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील होने की वजह से क्या होता है? जो कापर के जो आयन विलयन में उपस्थित हैं Cu के, वो क्या करेंगे? ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा इधर, इधर ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होगा। तो ये जो Cu माइनस के प्लस के आयन हैं, Cu डबल प्लस आयन जो विलयन में है, वो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और बना लेंगे Cu। तो ये घटना इस इलेक्ट्रोड में होगी। तो देखो कोई पदार्थ कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस घटना को कहते हैं अपचयन। तो ये घटना कौन सी है? ये है अपचयन की। और जहां पे अपचयन होगा, जिस इलेक्ट्रोड में अपचयन होगा, उसको हम बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे कैथोड। तो कोई दिक्कत? तो ये एनोड है और ये यहाँ पे आएगा चार्ज प्लस का, इसको बोलेंगे हम कैथोड। जितने धन आयन है वो अपना आवेश इसको देंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उदासीन हो जाएंगे, मतलब धातु में एकत्र होंगे। दूसरी चीज ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो यहां से क्या हुआ? आवेश का प्रवाह, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर हुआ। लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो आवेश होता है उसका प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। तो ये देखो धन सिरा है, तो आवेश का प्रवाह इधर होगा, ये होगा तुम्हारा आवेश का प्रवाह। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में आवेश का प्रवाह होगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो आवेश का प्रवाह इस दिशा में। तो देखो ये आवेश का प्रवाह हो गया। दूसरी एक घटना और होगी, ये जो आयन होंगे, ये जो आयन होंगे, इसके देखो परमाणु जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे धनायन ज्यादा हो जाएंगे, नहीं ज्यादा हो जाएंगे? भाई देखो जितने इसमें जिंक के अणु होंगे उतने ही सल्फेट के होंगे, मतलब जिंक के आयन होंगे उतने ही सल्फेट आयन होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ से जिंक धातु के जो कण हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और धनायन के रूप में विलयन में जा रहे हैं, तो जिंक धातु आयनों की संख्या ज्यादा होगी ना। तो यहाँ पे धनावेश ज्यादा होगा, धनायन ज्यादा तो धनावेश ज्यादा होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, इधर आ जाओ, यहाँ पे विलयन में उपस्थित जो धनायन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उदासीन हो रहे हैं और इस धातु पर एकत्र हो रहे हैं। तो यहाँ पे धनायनों की संख्या कम होगी, यानी कि सल्फेट आयन यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऋण वाला चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे धन वाला चार्ज ज्यादा है, और आवेश का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। तो यहाँ से आवेश का प्रवाह क्या होगा? इस लवण क्षेत्र से होते हुए ऐसे होगा। चलो यहाँ पे तीर द्वारा दर्शा, या चलो यहाँ नहीं, यहाँ दर्शा देते हैं, यानी कि ये है आवेश का प्रवाह। अब आवेश का प्रवाह मतलब आयनों के माध्यम से ही तो प्रवाह होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और इससे आयन प्रवाहित होंगे। इधर आवेश इधर और इधर आवेश इधर। तो कोई दिक्कत? तो ये घटना होगी इस गैल्वेनी सेल में। तो ये होता है तुम्हारा गैल्वेनी सेल। तो गैल्वेनी सेल के बारे में समझ में आया। अब देखो इस सेल का आरेख, यानी कि हम लिख सकते हैं डेनियल सेल आरेख।
अब इसका आरेख यानी कि इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले माइनस वाले सिरे को लिखते हैं। अब माइनस वाला सिरा कौन सा, यानी कि एनोड को बाईं तरफ लिखते हैं। तो बाईं तरफ क्या होगा, ये जिंक धातु की छड़ है, इसको डुबोया गया है किसमें, इसको डुबोया गया है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, ये जिंक धातु की छड़ है, इसको डुबोया गया है ZnSO4 में। ठीक, फिर इसके बीच में एक लवण सेतु लगा हुआ है और फिर कॉपर सल्फेट में डूबी हुई है कापर धातु की छड़, तो कॉपर सल्फेट, और इसमें डूबी हुई है कॉपर धातु की छड़। तो यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस का सिरा है तो माइनस लिख देते हैं, ये प्लस वाला सिरा है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। साथ ही देखो ये ठोस है तो सॉलिड यस लिख देते हैं, ये जलीय है यानी कि एक्वस तो AQ लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे AQ लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड। कोई दिक्कत। एक चीज और लिखते हैं, यहाँ पे इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर सांद्रता है, इसकी भी सांद्रता 1 मोलर, मतलब जितनी सांद्रता होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। इस सेल में सांद्रता 1 मोलर है, लेकिन जब हम सवाल लगाएंगे या आगे जब एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो वहां पे ये मोलर सांद्रताएं अलग अलग हो सकती हैं, एक सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती हैं, तो वहां पे देखेंगे, लेकिन जो भी होगी वो मोलर सांद्रता यहाँ पर लिख देंगे। तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करते हैं, या इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या देखो Zn कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है ऐसा भी, ये सॉलिड है, चलो ये हो गया तुम्हारा। फिर हो गया ZnSO4 ना लिख के Zn डबल प्लस लिखा होगा, यहाँ पे भी एक्वस, क्योंकि विलियन में तो Zn आयन होंगे। फिर ये लवण सेतु, फिर ये कॉपर का है तो Cu डबल प्लस एक्वस, क्योंकि एक्वस विलियन में तो होंगे। साथ ही ये Cu और ये माइनस का, ये कैसा होगा सॉलिड। बाकी भाई 1 मोलर सांद्रता और यहाँ पे भी 1 मोलर सांद्रता, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस सेल को इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ये प्रदर्शित है तो तुम जान जाओ कि जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। साथ ही कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। दूसरी चीज, जो बाईं ओर होता है वो होता है एनोड, जो दाईं ओर होता है वो होता है कैथोड। जो कैथोड होगा वहां पे अपचयन होता है और जो एनोड होता है वहां पे ऑक्सीकरण होता है। ठीक, तो ये इतनी सारी बातें अच्छे से 2-4 बार देख के अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद में एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं सेल का विभव, यानी कि जो तुम्हारा विद्युत रासायनिक सेल है इसका विभव, यानी कि सेल विभव के बारे में। तो चलो कहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है तो यहाँ पे इनको हटा देते हैं और हटा के यहाँ पे लिख देते हैं अगली चीज, सेल विभव क्या होता है। सेल विभव, अब देखो सेल विभव क्या है। सेल विभव यानी कि इस पूरे सेल में जो विभव होगा, जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वही सेल विभव होगा। और ये सेल विभव होगा कितना, कैथोड में एनोड को घटा दो, जितना आएगा वही होगा सेल विभव। यानी कि लिख सकते हो सेल विभव, सेल विभव, इसको हम ई से प्रकट करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ई किसका, जो दाईं ओर है, ई दायां भी लिख सकते हैं, माइनस ई बायां भी लिख सकते हैं, अथवा या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू, ई दाईं तरफ कौन सा है कैथोड, तो ई कैथोड लिख सकते हैं, माइनस ई एनोड भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर इसके बाद में या इसको चाहो तो कहीं पे ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ई सेल इज इक्वल टू, अब देखो ई कैथोड में क्या है, कैथोड में Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu, ऐसा ही तो है। दूसरी चीज माइनस ई, एनोड में क्या है Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस, ऐसा ही तो है।
तो यहाँ पे कोई दिक्कत, ये सेल विभव, इसको सेल का विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, यानी कि या सेल विभव कह दो, या सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ये भी कह सकते हैं। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो होता है एनोड के कैथोड के सेल विभव और एनोड के सेल विभव के अंतर के बराबर। अगर ये मानक स्थिति में है तो मानक स्थिति में हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ई सेल, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा देंगे, यानी कि मानक सेल विभव है ये बराबर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसका भी मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस ये जो जिंक का है Zn डबल प्लस इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर। तो यहां तक कोई दिक्कत। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई विद्युत रसायन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि विद्युत रसायन के बाद में हमने सेल के बारे में जाना कि सेल होते कितने प्रकार के हैं, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में जाना। विद्युत रासायनिक सेल को हम वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। साथ ही इसका एक एग्जांपल है डेनियल सेल, तो हम उस डेनियल सेल के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके जो चित्र है इसी को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी तो किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, सब समझेंगे, लेकिन इस चित्र को हमें अच्छे से समझना है कि इस चित्र में हो क्या रहा है और कौन सी चीज कहाँ पे दी गई है। साथ ही इस सेल को एक आरेख के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल आरेख। डेनियल सेल है तो डेनियल सेल का आरेख तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा, उसको हम बोलते हैं सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। यानी कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैथोड के विद्युत वाहक बल और एनोड के विद्युत वाहक बल के अंतर के बराबर होगा, वही यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो ये हमारा डेनियल सेल है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे चलकर हम नष्ट का समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव का मापन, ये सारी चीजें अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो या आगे चलकर तुम कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो या कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा चैनल केमिस्ट्री बाय दर्पण सर, यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब में ऊपर लिखोगे केमिस्ट्री बाय दर्पण सर, तो वहां पे लिख के हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। उसी को क्लिक करोगे तो सारे वीडियो सीरियल से दिख रहे होंगे। उन्हीं वीडियो में जो वीडियो पसंद आए आराम से देखिए। साथ में उसके नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि नहीं तुमको अब आगे और कौन सा देखने की इच्छा है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया उसको तुम्हें और अच्छे से समझाया जाए, तो वही चीज यहाँ पे तुमको पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे कोई सीक्वेंस से सब कुछ जो चल रहा है तो चल ही रहा है, साथ में जैसा तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा वैसा ही वीडियो बनकर आएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।